सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर पॉलिटी सिलेबस। सो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारे भारत देश का जो संविधान है, जो हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाने के पीछे, इसकी नींव रखने के पीछे क्या इतिहास है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। हमने जो इतना विशाल, इतना विराट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको बनाने में हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के पीछे क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, उसको हम पढ़ रहे हैं। और इसको हम 2 पीरियड में डिवाइड करते हैं। हम बेसिकली इसको 2 पीरियड में डिवाइड करते हैं। जब हमारा एक पीरियड है कंपनी रूल, जो कि था फ्रॉम 1773 टू 1858, जिसको हम प्रीवियस क्लास में डील कर चुके हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल करती थी। और आज हम पढ़ेंगे क्राउन रूल। तो क्राउन रूल क्या पीरियड है, दैट इज फ्रॉम 1858 टू 1947, जब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन हम पे रूल करने लग गया, नॉट वाया ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले का जो पीरियड था वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। हालांकि पावर उनको कौन देता था? पावर उनको ब्रिटिश एम्परर से ही मिलती थी रूल करने की। जो लोन अमाउंट भी बाद में अपन ने जिक्र किया था, वो भी किसने दिया था? ब्रिटिश एम्परर ने ही दिया था। चार्टर उनको परमिशन इंडिया में ट्रेड करने के लिए किसने दी थी? ब्रिटिश क्राउन ने दी थी। तो जैसे हमारे ऊपर वो राज कर रहे थे ब्रिटिश क्राउन, सिमिलरली ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी राजा ब्रिटिश क्राउन ही हुआ करते थे। वो अपने लोगों पे भी राज करते थे और उन्होंने फॉरेन में भी बहुत सारी कॉलोनीज बना रखी थी। उनमें से एक कॉलोनी थी हमारी इंडिया। क्लियर है बात? सो कंपनी रूल हम बहुत अच्छे डिटेल में डील कर चुके हैं, तो कंपनी रूल में मेरे को नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम बात करेंगे क्राउन रूल की। सो क्राउन रूल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट अभी हम करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, देन इंडियन काउंसिल एक्ट 92 एंड 1909। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब क्राउन रूल चालू करने से पहले हम थोड़ी सी ईआईसी की ब्रीफिंग ले लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर की ब्रीफिंग ले लेते हैं, ताकि हमारे को थोड़ा सा इजी हो जाए स्ट्रीमलाइन करने में, थोड़ी हमारी समझ डेवलप हो जाए कि हम जब ये लेक्चर पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ईआईसी कंपनी ट्रेड करने हमारे यहाँ पे आई थी। ट्रेड करते करते उनकी फुटिंग इतनी स्ट्रांग होने लग गई कि वो हमारे यहाँ पे रूलिंग पोजिशन में आ गई। तो पहले वो आए थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो पैसा कमाते गए, उनके ताल्लुक बढ़ते गए, वो हमारे भारत देश पे राज करने लग गए। लेकिन जैसे जैसे भारत देश पर राज करने लगे तो उनके एक्सपेंसेस भी बढ़े। साथ ही साथ उन्होंने 2-3 बैटल करी भारत देश में, जो उनमें वो विजयी हुए, लेकिन उनके रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए, उनके पैसे नष्ट हो गए। प्लस साथ ही साथ उनके जो ऑफिसर्स लोग थे वो भी करप्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग ब्रिटिश क्राउन के पास गए लोन मांगने। और ब्रिटिश क्राउन ने इनको 1 मिलियन पाउंड का, देन उस टाइम में 1 मिलियन पाउंड का इनको लोन दिया, ऑन दी शर्त। किस कंडीशन पे? एक शर्त रखी कि भैया हम आपका सिस्टम अब हम गवर्न करेंगे, हम आपके अफेयर्स हम मैनेज करेंगे। आप भारत देश में पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आप लॉसेज में जा रहे हैं, आप उधार मांग रहे हैं, तो हम आपको पैसा तो दे देते हैं, लेकिन हम आपको गवर्न करेंगे। तो आपका सिस्टम जो भी होगा भारत में गवर्न करने का, भारत में अपने प्रैक्टिसेस कैरी ऑन करने का, या अपनी ट्रेड को कैरी ऑन करने का, या भारत पे कंट्रोल करने का, तो वो हमारे थ्रू होगा। हम जो बताएंगे उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो ईआईसी इसके तहत चलता गया। फिर ईआईसी, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे ईआईसी के एम्प्लॉइज रहते थे, तो वो करप्ट थे, वो जानबूझ के जो पॉलिसीज क्राउन बनाता था उसको इंप्लीमेंट नहीं होने देते थे। तो ईआईसी का जो दबदबा था, या जो ईआईसी का जो अस्तित्व था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। सिमिलरली जो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, उनमें भी ईआईसी के बंदे बैठते थे। लेकिन जैसा हमने पढ़ा, लास्ट जो चार्टर एक्ट था 1853 का, उसके तहत इस सर्विसेज को भी ओपन कर दिया। मतलब सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड टू ईआईसी पीपल नहीं, सबके लिए ओपन कर दिया गया। जो भी प्रोसेस था वो सबके लिए ओपन हो गया। तो इससे जो कंपनी थी उसका जो वजूद था, या उस कंपनी की जो फुटिंग थी, वो वीक होती गई। और क्राउन को भी लगने लगा कि यार अब कंपनी भारत देश को मैनेज नहीं कर पाएगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन को लगा कि कंपनी भारत देश को नहीं चला पाएगी, तो इट इज बेटर वी गेट फ्री फ्रॉम द कंपनी एंड वी रूल डायरेक्टली। हम डायरेक्टली रूल करें भारत देश पे। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया। साथ ही साथ इस 1853 से 1858 के बीच भी कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से ये श्योर हो गया कि कंपनी रूल नहीं करेगी और क्राउन डायरेक्टली रूल करेगी। तो ये जो एक इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनमें 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहां से क्या हुआ, कंपनी को पूरी तरीके से ही हाथ धोने पड़े भारत से। तो इसमें 2 मुख्य इंसिडेंट है। एक है मंगल पांडे इंसिडेंट, जो आप सबने पता ही होगा, आपको हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं आप, तो आपको मंगल पांडे के बारे में भी पता होगा। सिमिलरली रानी लक्ष्मीबाई इंसिडेंट,
ये दो इंसिडेंट मुख्य इंसिडेंट थे जिसकी वजह से भारत में अपराइजिंग चालू हो गई। भारत में अलग अलग कोनों से भी लोग ये विद्रोह करने लग गए कि अब हमारे को ब्रिटिशर्स से फ्री करो, हमें ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए, हमें ब्रिटिशर टाइप का राज नहीं चाहिए, हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे, ऐसा आवाजें उठने लगी, या हम हमारा खुद का कंट्रोल खुद देखेंगे। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 इरप्टेड। अभी तक क्या होता था, हम राजा के नीचे रहने में बहुत ज्यादा कोई ज्यादा हमारे को प्रॉब्लम नहीं थी, हम यूज्ड टू थे, हम सालों से ही राज के अंडर रहते हुए हैं। हमारे इससे पहले मुगल राजा हुआ करते थे, उससे पहले हमारे इंडिजीनियस राजा हुआ करते थे जो हमारे खुद के राजा थे, नेटिव राजा हुआ करते थे। तो मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, चोला डायनेस्टी, ऐसे बहुत सारे राजा हमारे पे राज करते हुए आए। हम पे मतलब क्या है, जो हमारी कॉमन पीपल है, जो हमारी जनता है, जो भारत देश की आम जनता है, उसके ऊपर कोई ना कोई हेड हमेशा रहा ही है, कोई ना कोई राज रहा है। तो वी वर यूज्ड टू बीइंग कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ब्रिटिशर्स की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी, ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी चीजें करी जिससे हम इनके टोटली अगेंस्ट हो गए। तो उनमें से दो इंसिडेंट है, मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई इंसिडेंट। मैं आपको हल्की सी ब्रीफिंग दे देता हूं इनकी। मंगल पांडे वाले इंसिडेंट में क्या हुआ, जब कंपनी अपने जो सिपाही होते थे, सिपाही होते थे, इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। तो सिपाही म्यूटिनी में क्या होता था, जो सिपाही को ये लोग कार्ट्रिजेस देते थे, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए कार्ट्रिजेस देते थे, कारतूस देते थे, वो सुअर और गाय की चर्बी के द्वारा बनाए जाते थे। किसके द्वारा बनाए जाते थे? सुअर और गाय की चर्बी के द्वारा। अब हमारे यहाँ पे दो प्रोमिनेंट कम्युनिटीज थी हमारे भारत देश में, हालांकि प्रेम कोई ज्यादा खास था नहीं और आज भी नहीं है, कहीं ना कहीं टकराव हमेशा रहा ही है। तो ये थे मुसलमान और हिंदू, दो ऐसी कम्युनिटीज थी मुख्य हिंदू। और ये जो चर्बी, जो ये कार्ट्रिज थी, इसे गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता था। तो गाय हमारे यहाँ पे हिंदू संस्कृति में, हमारी संस्कृति में एक पवित्र जानवर है, एक सेक्रेड एनिमल है, जिसके पीछे कई लड़ाइयां हमारी आज तक भी चलती आ रही हैं। तो जब इस कार्ट्रिजेस को उसकी चर्बी से बनाया जाता था तो इट वाज एंटी रिलीजियस फॉर हिंदू पीपल। सिमिलरली जो सुअर की चमड़ी थी वो भी एंटी रिलीजियस था फॉर मुस्लिम पीपल, क्योंकि सुअर भी कई जगह से बैन है मुसलमान कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में सुअर के मांस का ग्रहण नहीं करते हैं, उसे नहीं खाते हैं। तो ये कई तरीके से मुस्लिम समाज में भी एंटी रिलीजियस होता जा रहा था। तो ये क्या हुआ, एंटी कम्युनल हो गया। अब हमें राज से प्रॉब्लम नहीं है, हम भारत देश हमेशा एक धर्म का देश रहा है, जैसा आपको पता है हमारे यहाँ पे धर्म को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दी गई है। तो जैसे ही ऐसी एंटी कम्युनल चीजें, एंटी रिलीजियस चीजें होने लगी, तो हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होने लग गए और हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट छेड़ दिया। भारत के छोटे छोटे कोनों से, अलग अलग कोनों से इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे उपद्रव मचने लग गए और हम कंपनी के अगेंस्ट लड़ने लग गए। अब ब्रिटिशर्स को क्या लगा, ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा डर लगने लग गया, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अमेरिका से हाथ धो दिए थे। अमेरिका में जो उनका कंट्रोल था वो खत्म हो गया था और वहां पे जो अंग्रेज गए थे उन्होंने कंट्रोल ले लिया था। ठीक है, तो अमेरिका इनके हाथ से वैसे ही जा चुका था। ये नहीं चाहते थे कि भारत यहां से जाए, तो ये एक सबसे बड़ा इंसिडेंट इनके ये हुआ। सिमिलरली रानी लक्ष्मीबाई के इंसिडेंट की अगर मैं बात करूंगा, तो रानी लक्ष्मीबाई का इंसिडेंट क्या था, ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी हुआ करती थी, अग्रीमेंट ऑफ सुजरेनिटी। तो हमारे यहाँ के जो राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डिनरी जनता, जो कॉमन जनता है वो तो अलग ही है, लेकिन कई राजे रजवाड़े ऐसे थे जिनको आप ये नहीं बोल सकते कि उनके ऊपर ब्रिटिश राज था या उनके ऊपर ब्रिटिशर्स राज करते थे। ब्रिटिशर्स भारत के कई कोनों पे राज करते थे, कई एरियाज, कई प्रोविंसेस पे राज करते थे, लेकिन जो राजे रजवाड़ों के एरिया थे, कई सारे राजे रजवाड़े ऐसे थे जहां पे ब्रिटिशर्स ने उनको छूट दे रखी थी कि भैया आप अपने राज को चलाएं, आपकी जो भी एरिया है, आपकी जो भी सीमा है, आपका प्रांत है, आपकी शहर है, आपका रजवाड़ा है, उसको आप अपने तरीके से मेंटेन करें। ब्रिटिशर्स का कोई भी इंफ्लुएंस, कोई भी इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं होगा। यू आर फ्री टू मैनेज योर अफेयर्स। बट आपकी जो ये आउटसाइड बाउंड्रीज है, हर रजवाड़े की जो बाउंड्रीज है, उनको प्रोटेक्ट हम करेंगे, उनको प्रोटेक्ट हम करेंगे और उसके एवज में हम आपसे कुछ पैसा लेंगे, कुछ आपसे जो भी आपको पैसा देना है हमारे को आप दे सकते हो, या जो भी आपको हमारे को फायदे देने हो आप हमारे को फायदे दे सकते हो। अब किसी भी रूलर जो भी राजा रजवाड़ा होता था, उसको सबसे बड़ा खतरा यही होता था कि मुझे मेरी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, मुझे मेरी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने मेरी बाउंड्री प्रोटेक्ट नहीं करी तो हो सकता है कोई बगल का दूसरा राजा मेरे पे आके अटैक कर दे और इन्वेड कर दे या मेरे एरिया को कॉन्कर कर ले। ऐसा ही होता जा रहा था इतिहास में, अभी तक ऐसा ही हो रहा था। एक राजा था, दूसरा राजा आके उसको मारता था और वहां पे अटैक करके कैप्चर कर लेता था। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे सिस्टम था। तो हर रजवाड़े की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टू प्रोटेक्ट दी बाउंड्रीज, और बाउंड्री प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था, बहुत सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ सकते थे, बहुत सारी ह्यूमन पावर इनको यहाँ पे एलोकेट करनी पड़ती थी टू प्रोटेक्ट दी बाउंड्रीज। क्योंकि एक रजवाड़े के लिए प्रजा कभी भी खतरा नहीं थी,
क्योंकि हमारे भारत देश में शुरू से ये बुद्धि रही है, प्रजा मान के चलिए कि हमारे पे तो कोई राज कर रहा है, हम बने ही इसलिए हैं कि हमारे पे कोई राज करे। हमारे मनुस्मृति से जो सिस्टम डेवलप हुआ है, तो वी वर ओके बीइंग रूल्ड बाय समबडी एल्स, देयर वाज नो प्रॉब्लम इन इट। लेकिन राजा को खतरा क्या था कि भैया कोई दूसरा राजा आगे मेरे पे राज नहीं कर ले, अंदर से मुझे खतरा नहीं है, अंदर वालों को तो मैं निपटा लूंगा, अंदर वालों को तो मैं कंट्रोल कर लूंगा। क्लियर है? तो इस चक्कर में इनका ब्रिटिशर्स के साथ एक अग्रीमेंट था जिसको बोलते हैं अग्रीमेंट ऑफ सुजरेनिटी। अग्रीमेंट ऑफ सुजरेनिटी कि भैया जो ब्रिटिशर्स हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आप अपना अंदर अफेयर मैनेज करें, बस आपकी बाउंड्री प्रोटेक्ट अब ब्रिटिशर्स करेंगे। अब ब्रिटिशर्स ऑलरेडी भारत देश में थे, उनकी खूब सारी आर्मी यहां पे थी, उनके खूब सारे लोग उनके लिए काम करते थे, अमीर थे, आर्म्स एंड एम्युनिशन की कमी नहीं थी। सो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोटेक्ट करने में ज्यादा स्ट्रांग थे। तो उन्होंने बोला भाई हम आपकी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट कर लेंगे, आप हमें कुछ शेयर ऑफ पैसा दे देना, जो भी आप पैसा कमाते हो उससे कुछ पैसा हमारे को दे देना, जिससे हमारे भी दाल रोटी चलती रहे। राजा खुश, ब्रिटिशर्स खुश। लेकिन इसमें एक, जब इस टाइम के एक गवर्नर जनरल थे 1853 के अराउंड, 1853 से 57 के अराउंड, लॉर्ड डलहौसी, उन्होंने एक सिस्टम निकाला, इस दरमियान उन्होंने एक सिस्टम निकाला जिसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर किसी भी रूलर का या किसी भी राजे रजवाड़े का अपनी संतान नहीं है या अपना उत्तराधिकारी नहीं है, सक्सेसर नहीं है, तो उसके मरने के पश्चात जैसे ही वो राजा मरेगा और आपकी कोई औलाद नहीं है जो आपको ग्रहण कर ले, आपकी गद्दी को संभाले, तो वो पूरा राज्य किसके कंट्रोल में आ जाएगा? वो पूरा कंट्रोल आ जाएगा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। फिर राज्य का, राजा का कंट्रोल नहीं रहेगा, या उसके चाचा के बेटे का, उसके भाई का, या उन्होंने किसी और को ले लिया तो उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। आपका खुद की औलाद है, आपका खुद का बच्चा है, तो आपका उत्तराधिकारी है, वो बिल्कुल जेन्युइन एक आपका सक्सेसर है, वो बिल्कुल हकदार है आपके राज्य का। लेकिन अगर आपकी खुद की औलाद नहीं है तो वो हकदार नहीं है, फिर ब्रिटिशर्स हकदार बन जाते हैं। फिर ब्रिटिशर विल सीज योर लैंड, सीज योर राज, योर किंगडम, और ब्रिटिश वहां पे राज करेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ रानी लक्ष्मीबाई जी के इंसिडेंट में। तो इनके पति जी का देहांत हो गया और इनके पास कोई औलाद नहीं थी, तो इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट करा। जैसे ही ये बात अंग्रेजों को पता पड़ी तो दे केम टू कॉन्कर दी झांसी। वो झांसी पे कॉन्कर करना चाहते थे, बट इन दैट प्रोसेस रानी लक्ष्मीबाई मानी नहीं और उन्होंने खुद फाइट अपने हाथ में ले ली एंड द रिवोल्ट स्टार्टेड। बाकी की रेस्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री आप सबको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो आप यू कैन चेक योर बुक्स। तो ये दोनों इंसिडेंट की ब्रीफिंग मैंने आपको दे दी। इन दोनों इंसिडेंट से क्या लगा कि ब्रिटिशर्स बड़े ही क्रूर हैं, बड़े ही क्रूअल है। तो हमारी आम जनता में क्या आवाज फैल गई कि यार ये तो कितने गंदे लोग हैं, किसी की औलाद नहीं है तो उनसे राज ही छीन रहे हैं, हमारे को गाय और सुअर की चर्बी की हमारे को कार्ट्रिजेस दे रहे हैं, कारतूस दे रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या हो गया? एक रिवोल्ट चालू हो गया। अब ये रिवोल्ट देखते क्या हुआ, क्राउन थोड़ा सा डगमगा गया। क्राउन ने बोला यार ये क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे तो लड़ाइयां झगड़ाएं चल रहे हैं हमारे भारत देश में, तो अगर ऐसा हुआ तो ये भारत कॉलोनी हमारे यहां से चल जाएगी, तो हम ऐसा तो नहीं होने देंगे। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसका मतलब हम ईआईसी को टाटा बाय बाय बोलेंगे। सो बेसिकली स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ ईआईसी गॉट हाईलाइटेड। ईआईसी पहले ही वजूद तो खत्म ही हो गया था, मोनोपोली खत्म हो गई थी, सिविल सर्विसेज से उनको हटा दिया गया था, ओपन कर दिया गया था। साथ ही साथ अभी जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं इनमें भी ये वीक पड़ने लगे। तो अब फिर इनकी जरूरत ही क्या है, जब इनसे कुछ हो ही नहीं रहा है, इनसे भाटा ही कुछ ना हो रहा, ना ये कुछ कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, भैया इनको बोलो अब टाटा बाय बाय, बहुत समय हो गया, इट इज द टाइम टू रिमूव, टू इरेडिकेट ईआईसी फ्रॉम इंडिया। और यहीं से हमारी कहानी चालू होती है क्राउन रूल की। इसे बोला जाता है 1858 से 1947 के पीरियड को क्राउन रूल, बिकॉज द क्राउन डायरेक्टली कंट्रोल द कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब इसका बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ वांटेड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टली कंट्रोल करना चाहती थी, और अगस्त 2 1858 में ये लेके आई जीओआई एक्ट 1858। इस एक्ट में क्या हुआ, ईआईसी को पूरी तरीके से ऑन पेपर अबॉलिश कर दिया गया कि भैया ईआईसी अब आप घर बैठो, अब हम करेंगे, और आपकी जितनी भी पावर्स हैं वो अब ब्रिटिश क्राउन की चलेगी। तो आप में भारत में जितना भी आपका होल्ड है, जो भी आपकी पावर है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, दैट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। तो ईआईसी इज फिनिश्ड एंड द क्राउन रूल इज बॉर्न। क्लियर है बात? देयरबाय कंपनी रूल एंडेड एंड द क्राउन रूल स्टार्टेड। तो इस क्राउन रूल के तहत जो सबसे पहला एक्ट आया, जैसे क्राउन रूल से पहले जब कंपनी रूल था तो कंपनी के लिए एक्ट निकालती थी रेगुलेटिंग और चार्टर एक्ट क्राउन, लेकिन अब क्योंकि खुद ही को गवर्न करना है तो इन्होंने एक एक्ट निकाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सबसे पहला एक्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जैसे ही क्राउन कंट्रोल में आ गया। तो इसमें क्या क्या किया गया, इस क्राउन की क्या क्या मुख्य बातें थी इस गवर्नमेंट ऑफ जीओआई एक्ट 1858 की। तो इट अबॉलिश्ड ईआईसी एंड ट्रांसफर्ड द पावर टू ब्रिटिश क्राउन, ये हम पढ़ ही चुके हैं सारा का सारा।
ब्रिटिश क्राउन के ऊपर कंट्रोल आ गया डायरेक्ट। इसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोलते थे। ये जो एक्ट है 1858 का, इट इज फेमस फॉर एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, विच एक्ट इज नोन एज दी एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्यों बोला जाता है इसको भी मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब इसमें अंदर क्या बात हुई कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया थे, जो अभी तक एक पोस्ट चलती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उनको बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। अब उसको चेंज करके बना दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो क्या किया गया, नाम चेंज कर दिया, अब गवर्नर जनरल नहीं है, अब वाइस रॉय ऑफ इंडिया, एक उपाधि वाइस रॉय की उपाधि देने लगी। और पहले जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है उनका, लॉर्ड कैनिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइस रॉय, ये सब पता होने चाहिए। दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि सिंपल है, याद हो जाएंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि भैया ये आपको एग्जाम में कभी भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो कि इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल आपको पूछा जा सकता है। एंडेड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जैसा आपको पता है ईआईसी के टाइम में दो चीजें हुआ करती थी, दो बॉडीज हुआ करती थी ईआईसी के टाइम पे। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कमर्शियल विंग देखते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे। अब क्योंकि ईआईसी नहीं है तो ये इसको भी बंद कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में तो बैठते ही ईआईसी के बंदे थे, तो इनको तो रवाना कर दिया, इनको तो बोल ही दिया भैया कि आप तो हो ही नहीं, अब आपका कोई लेन देन ही नहीं है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो खत्म होना ही था। सिमिलरली जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसको भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया और इसकी जगह इन्होंने बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। एक नया ऑफिस क्रिएट करा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे, ये मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठने वाले कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। और उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल भी दी गई। उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल भी दी गई। अब ये क्या था, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर अपन समझेंगे तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बन गया कि भैया भारत देश में हुआ वाइस रॉय हमने बनाया, गवर्नर जनरल की जगह हमने क्या बना दिया, वाइस रॉय वुड बी रिपोर्टिंग टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो एसओएस है, जो इमरजेंसी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो एसओएस को वो रिपोर्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और फिर ये जो है ये डायरेक्टली हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, एक स्ट्रीमलाइनिंग कर दी, एक हिरार्की सेट कर दी, एक सिंपल हिरार्की सेट कर दी, क्योंकि क्राउन का डायरेक्ट रोल है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज क्राउन ओनली। तो सबसे ऊपर क्राउन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, फिर उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जो कि ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर है, उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई, और उनका एजेंट बनाया वाइस रॉय को। और वाइस रॉय के बाद जो वाइस रॉय के आगे की कहानी है जो हमारे भारत देश में चलती थी वो थी, बट इससे क्या हुआ, एक हिरार्की सेट हो गई, एक स्ट्रीमलाइनिंग हो गई, जो कि क्राउन ने जानबूझ के करी थी कि भैया हमारी स्ट्रीमलाइनिंग हो जाए, हम उनका एफिशिएंट कंट्रोल रख पाए भारत पे। लेकिन इसको भारतीय को कैसे दिखाया गया, भारतीय को दिखाया गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, जो भी हमने पहले पढ़ा था कि इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके तहत भारतीय को यह दिखाया गया कि भैया वी आर क्रिएटिंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। आप पे जो कंट्रोल हो रहा है, आप ऐसा मत सोचे कि हम आपके साथ नहीं हैं, जैसा कि आजकल के नेता, यहाँ सारे नेता बोलते हैं, आजकल की बात नहीं, नेता ऐसे ही बोलता है कि जनता को यह लगना चाहिए कि नेता उसके साथ है, भले ही नेता साथ हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन जनता को हमेशा ये पिक्चर प्रेजेंट करनी है कि हम आपके साथ हैं। तो यही चीज हमारे वाइसरॉय इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, भारतीय जनता को ये बोला गया कि भैया हम बदलाव ला रहे हैं, हम ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने लात मार दी और अब हम डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। और डायरेक्ट कंट्रोल भी कैसा करेंगे, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे हम, सरकार ऐसी आएगी कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो वैल्यूज हैं उनकी हम इज्जत करेंगे। हम ऐसे जो ये लैप्स ऑफ पैरामाउंसी या जो भी ऐसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ऐसी चीजें नहीं अपनाएंगे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या करना था, इंडियंस को ट्रस्ट में लेना था। अगर इंडियंस ट्रस्ट में नहीं आते तो माइट भी जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि हमें उसी वक्त आजादी मिल जाती, हम ब्रिटिशर्स को छोड़ना पड़ता। और ब्रिटिशर्स की पहले ही डर में थे वो कि भैया अमेरिका पहले ही छूट चुका है, बाकी जगह भी थोड़े बहुत रिवोल्ट हो रहे हैं, और भारत भी हमारे यहाँ से जो कि सोने की चिड़िया है, जो कि मेन हमारा बिजनेस हब है, जहां से हमारे को खूब सारा पैसा, स्पाइसेस, सॉल्ट पीटर, ओपियम, नशा, सब कुछ मिल रहा है हमारे को भारत देश से, क्योंकि भारत क्या एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो यहाँ पे तरह तरह की क्रॉप्स उगती थी जो वहां पे नहीं थी, तो उससे ट्रेड भी हो रहा था, वहां का कंजम्पशन भी पूरा हो रहा था, पैसा भी मिल रहा था। तो भारत देश को ब्रिटिशर्स कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे।
तो इस वजह से इन्होंने क्या बोला कि भैया हम एक एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस लाएंगे, और उस एक्ट को बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मैंने आपको बताया, अगेन दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली। वाइसरॉय जो थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, और ये जो आपके लॉर्ड कैनिंग और जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो कौन थे, लॉर्ड स्टैनली। तो आपको स्ट्रक्चर में दो लोगों को याद रखना है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक वाइसरॉय। ये दो आदमी इंपॉर्टेंट हो गए, आगे जाके भी इनके बहुत सारे लोग इस नाम से आएंगे, मतलब इस पोजीशन पे आएंगे, तो वो बहुत काम के। आपको दोनों याद रखने, दो उपाधियां चल रही हैं। वाइसरॉय जो भारत में बैठा है, जो भारत की रिपोर्टिंग देगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर है, और वो रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश क्राउन को। समझ में आता है स्ट्रक्चर। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारी बन गई। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो अब आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यहां पे क्या हुआ, इट मेड द बिगिनिंग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो यहां पे क्या हुआ, अब भारतीय लोग जागरूक होते जा रहे थे, रिवोल्ट कर ही चुके थे। उन्होंने देखा भाई ब्रिटिशर्स भी, अब हमारे यहाँ पे भी तो शाणे लोग थे, ऐसे तो थे नहीं कि भैया हम लोग सभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई भी अब हमारे यहाँ पे आने लग गई, सोसाइटल सिस्टम भी हमें समझ में आने लग गए। तो यहां पे क्या हुआ, छुटपुट, हालांकि हमारे भी कोई स्ट्रेंथ, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो लीगल वे में हमारे साथ बैटल कर सके, वो बनेगी कांग्रेस, आगे जाके पैदा होगी कांग्रेस। लेकिन अभी तक कुछ नहीं था, अभी छोटी मोटी जगहों से थोड़ी थोड़ी डिमांड्स आती थी, पर क्योंकि ब्रिटिश क्राउन, जैसे मैंने आपको बताया, वो हमेशा डर में था कि भैया कहीं भारत देश हमसे नहीं छूट जाए, तो सुनता सबकी था। तो अब इसी तरीके की डिमांड थी कि भैया यार आप हमारे भारत देश को राज कर रहे हो, आप हमारे भारत देश पे राज कर रहे हो, गवर्न कर रहे हो, जो पैसा है कमा रहे हो, लेकिन आप इंडियंस को तो कहीं रखते ही नहीं हो। आप लॉ मेकिंग प्रोसेस में कहीं पे भी इंडियंस को रख ही नहीं रहे हो, आप तो सिर्फ ब्रिटिशर, अंग्रेज गोरी चमड़ी काम कर रही है। तो अगर जो एक गोरी चमड़ी है, जो ब्रिटिशर्स है, वो भारत देश का भला ही कैसे सोचेगा जब कोई भारत देश का इंसान ही उधर नहीं बैठा। आपकी जो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस हिरार्की है, उस पूरी हिरार्की में भारतीय तो कोई है ही नहीं, तो कैसे भारत के हित की बात होगी। तो इसको लेते हुए भी फिर इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या किया गया, वाइसरॉय विल नॉमिनेट सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो इन्होंने क्या करा, जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसमें 3 लोगों को नॉमिनेट किया, जिसको हालांकि 3 लोगों को नॉमिनेट किया, लेकिन ये तीनों लोग क्या है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। क्या है, नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल से क्या मतलब है कि भैया इनका कोई से नहीं होगा, ये कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, बस जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस अंग्रेज कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। बट फॉर द स्टार्टिंग इट इज गुड कि भैया हिंदुस्तानी एटलीस्ट एंटर तो हुए, उस प्रेमाइस में एंटर तो हुए, उस स्ट्रक्चर में एंटर तो हुए। तो वाइसरॉय ने क्या करा भैया, 3 इंडियंस को नॉमिनेट करा। वो 3 इंडियंस कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये पहले 3 लोग थे जो कि वाइसरॉय की काउंसिल में शामिल हुए। हालांकि ये नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, तो इसमें कोई इनके पास कोई खास पावर नहीं थी, ये मूक एक दर्शक थे, बस वो होते ना अब्बा डब्बा चब्बा, ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ सुन सकते हैं, सिर्फ आप बैठो और ऑब्जर्व करो। तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। महाराजा ऑफ पटियाला, वैसे भी आपके क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो महाराजा ऑफ पटियाला वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन जिसने क्रिकेट को उगाया है हमारे भारत देश में। इसकी एक अलग हिस्ट्री है, ये भी आप कभी पढ़ना, या मैं आपसे कभी जिक्र करूंगा इस बारे में। महाराजा ऑफ पटियाला एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस क्रिकेट को प्रमोट करा, जो आज क्रिकेट के हम राजा हैं। तो आज की तारीख में जो हमारे राजा थे ब्रिटिशर्स, उनको हमने एक तरीके से ओवरटेक कर लिया है। आज बीसीसीआई का इतना बड़ा होल्ड है कि इंग्लैंड क्रिकेट को बीसीसीआई की बात माननी पड़ती है, जहां की जबकि क्रिकेट गेम चालू कहां से हुआ था, चालू हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से। बट आज की तारीख में इंडिया इज अ सुपर पावर इन क्रिकेट, और इंडिया एक ऐसी चीज है जिसने क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसने भारत देश को बहुत पहचान दिलाई है। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल था महाराजा ऑफ पटियाला का। क्लियर है। तो ये 3 इंडियन आ गए हमारे। अब फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में और क्या बातें हुई कि डिसेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर्स काउंसिल। जो आपका एक सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस चलता था, जो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस अगर आपको याद हो कि 1773 में जो आपको मैंने बताया था कि भारत देश, ये भारत देश है, तो 3 प्रोविंसेस मुख्य हुआ करती थी, बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस और बंगाल प्रोविंस। ठीक है। तो हमने 1773 में देखा था कि जो ये पावर्स हैं ये किधर मूव करने लगी थी, ये टूवर्ड्स बंगाल मूव करने लगी थी। टूवर्ड्स बंगाल इन द सेंस कि बंगाल प्रमुख सेंटर हो जाता था, और सारी पावर्स धीरे 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 1773 से यहां पे होना चालू हो गई। बंगाल को हेड बना दिया गया और इसके गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। लेकिन अब उल्टा 1861 से क्या हुआ, प्रोसेस उल्टा चालू होने लग गया, क्योंकि सबको पावर देनी थी, इंडियंस को भी इन्वॉल्व करना था, हर प्रोविंस को पावरफुल बनाना था। तो इन लोगों ने क्या उल्टा प्रोसेस चालू कर दिया। अब चालू हो गया डिसेंट्रलाइजेशन।
तो धीरे धीरे जो गवर्नर की काउंसिल थी उसको पावर मिलने लग गई बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस की, सिर्फ बंगाल की नहीं, अब सब जगह डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया। साथ ही साथ कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बन गई फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। पहले क्या था, लेजिस्लेटिव जो भी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, बंगाल वाला बनाएगा। लेकिन अब क्या है, नई नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने लग गई, बंगाल एंड एक आध प्रोविंसेस और बन गई, आगरा प्रोविंस बन गई, फिर आपकी NWFP बन गई जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पंजाब, वो बन गई। तो इससे क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस चालू हो गया। एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ यहां पे, एक और इंपॉर्टेंट जो काम हुआ यहां पे वो क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम डिवाइड हो गया, पोर्टफोलियो सिस्टम बन गया। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इस समय, उनको पोर्टफोलियो असाइन होने लग गए। जैसे आज की तारीख में होते हैं पोर्टफोलियो, कैबिनेट मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो दिए जाते हैं कि भैया आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, आप होम मिनिस्टर हो, आप डिफेंस मिनिस्टर हो, कोई टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर है, तो हर किसी का अपना अपना डिपार्टमेंट है। तो इसी प्रकार का सिस्टम आपका यहां पे चालू हुआ, एक्ट गेव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम, ताकि क्या वो स्ट्रीमलाइन हो जाए और हर आदमी अपने अपने एरिया, कोर एरिया पे फोकस कर पाए, या हर जिसके पास भी पावर है वो कोर एरिया पे फोकस कर पाए। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कहां हुई, 1861 से। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, विच एक्ट गेव द पोर्टफोलियो सिस्टम, which act gave the recognition to portfolio system? So it was the act of 1861। क्लियर है बात? तो 1861 तक की कहानी हमें समझ में आ गई। अब हम इसी तरीके से देश को हमने थोड़े साल और चलाया, ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते रहे। ये कुछ डेवलपमेंट थे, फर्दर डेवलपमेंट जो 1861 के थ्रू हुए। 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर हमारे काउंसिल में मौजूद थे, लेकिन इससे भी कहानी नहीं बनी। फिर 1892 और डिमांड आने लगी कि यार ये जो लोग आपने बैठाए हैं इनके पास तो कोई पावर ही नहीं है। ये जो महाराजा ऑफ पटियाला, राजा सर दिनकर राव और राजा ऑफ बनारस हैं, ये तो सिर्फ अब्बा डब्बा चप्पा हैं। इनके पास तो ना आवाज है, ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ करना है इनको, ये सिर्फ सुन रहे हैं। अगर इनको कुछ गलत भी लग रहा है तो अपनी राय नहीं दे सकते, तो उसका कोई सेंस नहीं है। हमें और पावर चाहिए। हमें ये तो पता होना चाहिए कि भैया हमारे भारत देश से जो आप पैसा कमा रहे हो उस पैसे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, और भारत में कितना खर्च कर रहे हो, अपने घर लंदन में कितना भेज रहे हो, ब्रिटिशर्स को कितना भेज रहे हो। तो हमें बजट डिस्कस करना जरूरी है। हम आगे क्या प्लान कर रहे हैं, हमारे भारत देश को कैसे चलाएंगे, कैसे आगे ग्रो करेगी हमारी इकोनॉमी, हमारे यहाँ की जो जनता है उनको कैसे हम पालेंगे। तो ये सब बातें इधर होने लग गई। तो इन्होंने बोला कि हमारे को ऐसी पावर भी चाहिए। साथ ही साथ इसी टाइम पे क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मैंने आपको बोला, अब एक लीगल बॉडी बनाने की जरूरत आ गई थी। यहाँ पे बहुत सारे छुटपुट नेता तैयार हो गए थे। बहुत सारे लोग विदेश में जाके पढ़ाई करके आने लग गए थे, तो वो सब ज्ञान लेने लग गए थे। ब्रिटिशर्स ने खुद ने पढ़ाई दी और उस पढ़ाई की वजह से इनको एक नुकसान भी उठाना पड़ा कि यहाँ के लोग अब सोसाइटी, डेमोक्रेसी ऐसी बातें करने लग गए, हकों की, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसी बातें करने लग गए। तो इसके लिए क्या हुआ, इसलिए हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, और इसकी एक और इंपॉर्टेंट खास मैं बात बताऊं आपको, तो एलन ह्यूम्स करके एक इंसान हुआ करते थे जो है फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसको बनाने वाला भी एक अंग्रेज था, इसको बनाने वाला भी एक अंग्रेज था। तो ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेज से नफरत करना बैठ जाएं कि हर आदमी खराब था, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिस्टम खराब था, तरीके तब ऐसे ही थे, पूरी दुनिया में राज करते थे। तो आज की तारीख में भसड़ पालने की जरूरत नहीं है। आज ये हो रहा है जो एलन ह्यूम्स की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिसने फिर जाके हमारी फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी, जिसके नेताओं ने, जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, अंबेडकर साहब, इतने सारे लोगों ने मिलकर, फिर वल्लभ भाई पटेल जी, तो इन सब ने मिलकर भारत देश को आजादी दिलाई। तो ये एक लीगल बॉडी की जरूरत थी। लीगल बॉडी की वजह से, लीगल फाइट की वजह से ही भारत देश को आजादी मिली है, न कि अस्त्र शस्त्र से मिली है। क्योंकि अस्त्र शस्त्र में आपको ध्यान देना है, आर्म्स एंड एम्युनिशन पावर में, बाहुबल में ब्रिटिशर्स वर स्ट्रॉन्ग देन अस। तो जो भी आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा हो, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी के अगेंस्ट हूं, ना मैं किसी के फेवर में हूं, आपको ये समझने की जरूरत है कि अस्त्र शस्त्र लड़ाई से भारत कभी भी आजाद नहीं हुआ। भारत आजाद हुआ दो चीजों से, एक लीगल बैटल, जो कि पढ़े लिखे लोगों ने जो बैटल लड़ी, जो तरीके से लॉयर, इसलिए आपने देखा होगा जो ये बेल्ट है पूरी की पूरी, बी आर अंबेडकर, गांधी जी, ये सब लॉयर हुआ करते थे, आपके वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर्स थे। तो ये सब पढ़ाई करके आए थे, ये लीगल बैटल इन्होंने लड़ी, इसी वजह से हमारे को आजादी मिली। दूसरी वर्ल्ड वॉर, दूसरी थी वर्ल्ड वॉर, जो सबसे मुख्य कारण था वो था वर्ल्ड वॉर। बाकी आप देख लो, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, भगत सिंह जी जो थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने पूरी जान लगाई पर वो ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाए, दम से वो हरा नहीं पाए। हालांकि दे वर अ स्ट्रॉन्ग फोर्स टू रेकन विद, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स जब पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं तो उनके पास बाहुबल की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, उनके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन की कमी नहीं है। आपको आजादी मिली तो आपकी लीगल बैटल की वजह से मिली, लीगल प्रोसेस की वजह से मिली। तो कुल मिला के
एनीवेज 1892 की अगर मैं बात करूंगा तो 1892 में क्या हुआ, इसकी बैकबोन में 1885 में क्या हुआ, नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई। और जैसे ही नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो मैंने आपको बताया कि ये लोग डिमांड करने लग गए अब ज्यादा लीगली कि भैया आपने जो काउंसिल बना रखी है उसमें ना हमें आप बजट डिस्कस करने दे रहे हो, ना हमसे आप क्वेश्चन पूछने दे रहे हो, आप तो अपनी मर्जी से जो आ रहा है वो कर रहे हो, हमारा क्या अस्तित्व है, फिर भारतीय होने का क्या मतलब है, और भारत की भूमि को आपको गवर्न करना है तो भारतीय लोगों की तो जरूरत है ना, भारतीय अपना पर्सपेक्टिव तो रखेगा ना, तभी तो उसको आप ठीक कर पाओगे। अंग्रेज को कैसे पता कि भारतीय को क्या चाहिए, उसको क्या पता ये कम्युनिटी कैसे गवर्न होती है, क्या रिलीजन है इनका, क्या इनकी डिमांड है। क्लियर है बात? तो ये इस तरीके की डिमांड यहां पे उठने लग गई। अब इससे क्या हुआ, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन आने लग गया वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी आने लग गया। पहले क्या था, पहले क्या, जैसे मैंने आपको बताया जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पर 3 मेंबर रखे गए थे नॉन ऑफिशियल मेंबर, लेकिन उनको कौन नॉमिनेट करता था, उनको नॉमिनेट करता था वाइस रॉय, जो दिनकर राव और जो अपन ने भी पढ़ा सर दिनकर राव, महाराजा पटियाला, ये थे, इनको वाइस रॉय ने नॉमिनेट किया था। ठीक है ना, कोई इलेक्शन नहीं हुए थे या किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं था ये, लेकिन क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर लीडर्स जो इस टाइम डेवलप हो रहे थे, उनकी वजह से क्या हुआ, यहां पे रिप्रेजेंटेशन चालू हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन चालू हुआ। तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिटी से लोग आने लगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो प्रोविंसेस के लोग थे, प्रोविंस जो स्टेट के जो काउंसिल थी, ये बात कर रहे हैं अपन वाइसरॉय वाली काउंसिल की, ठीक है ना, तो प्रोविंसेस की जो काउंसिल थी वहां से भी लोग जाने लगे वाइसरॉय की काउंसिल में। क्लियर है बात? तो क्या हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन, छोटे छोटे एरिया से रिप्रेजेंटेशन चालू हो गया। क्लियर है? साथ ही साथ जो आपके जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो 6 से कर दिए 16, 6 से 16 कर दिए, अभी आगे आएगा आपका। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेटेड बाय लोकल, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, स्टेट में जो काउंसिल थी, जो प्रोविंसेस थे, बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, आगरा प्रोविंस, एनडब्ल्यूएफ प्रोविंस, वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन था, पहले वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन में कौन, कोई नहीं था हिंदुस्तानी, सब अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन अब वहां पे भी जो रिप्रेजेंटेशन था तो वहां पे यूनिवर्सिटी, जमींदार, म्युनिसिपैलिटी, यहां से लोग जाके उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठने लगे, उनका रिप्रेजेंटेशन वहां पे हुआ। तो कुल मिला के क्या हुआ, इंक्लूजन ऑफ इंडियंस आने लग गया। मेन बात क्या हुई, हिंदुस्तानी पॉलिसी बनाने में इंक्लूड होने लगे। हालांकि पावर अभी भी कोई खास नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होगी। अभी तक क्या है, इंडियन जाके वहां पे बैठने लगे। क्लियर है बात? इंडियन का दबदबा नहीं चालू हुआ, बट इंडियन की मौजूदगी चालू हो गई। इंडियन नॉक करने लग गए कि भैया नॉक नॉक, भैया हम भी यहाँ पे हैं, हम हमारे देश की पॉलिसीज हम बनाएंगे, सिर्फ आप नहीं बना सकते, यू नीड टू टेक आवर से ऑल्सो। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते गए, यही कहानी थी। हमारे यहाँ पे रिवोल्ट हो रहे थे, लोग पढ़े लिखे समझदार होते जा रहे थे, डिमांड्स कर रहे थे। क्लियर है बात? फिर आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिर हम गए 17 साल का और पीरियड लिया। अब इस दरमियान भी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई, एक बंग बंग हुआ 1905 में, बंगाल पार्टीशन हुआ, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी गई जिन्ना साहब द्वारा 1906 में, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना, जो कि हमारे देश में शायद सबसे बड़े विलन है जिन्होंने पाकिस्तान और भारत का पार्टीशन कराया। ठीक है, हिस्ट्री कैन बी डिस्टॉर्टेड, पर आपको ये समझ आइए जिन्ना ने मुस्लिम लीग की, बट फ्रीडम दिलाने में जिन्ना जी का भी हाथ है, क्योंकि ये तो 1947 का एपिसोड है, पर फ्रीडम भारत को आजाद कराने में या पाकिस्तान को आजाद कराने में जिन्ना का भी बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है ना, तो सिर्फ दुश्मनी मत पालो, सिर्फ बुराई मत पालो, कहीं ना कहीं उसने भी कुछ अच्छा भी किया था। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो फेडरेशन का जो सेटअप हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेटअप हुआ, वो हुआ 1906 में। तो एक मुसलमानों को भी एक मंच मिल गया। जिस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो भले ही नेशनल थी, लेकिन इनको पता नहीं क्या लगा कि इन्होंने अपनी एक मुस्लिम लीग भी बनाई कि भैया हम मुस्लिम एज अ फोर्स टू रेकन विद, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम मुस्लिम भी लड़ेंगे, अलग से लड़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट थे जिसकी वजह से फिर आपको मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाने पड़े। मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इस रिफॉर्म्स को क्या बोलते हैं, इस 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसको मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। और इसमें जो मुख्य बात जो मैंने आपको पिछले में बताई थी कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब क्या कर दिया, 16 से 60 कर दिया, 16 से 60 कर दिया। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 6 लोग थे, 6 से 16 हुए, और 16 से अब कितने हो गए, अब 60 लोग हो गए। तो अब आप देख रहे हो रिप्रेजेंटेशन, वाइडर रिप्रेजेंटेशन आने लग गया, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बढ़ने लग गए। It provided for the association of Indians with Executive Council of Viceroy and Governors. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो हमारे 3 लोग मौजूद हो चुके थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी भारतीय नहीं था। तो इनकी डिमांड, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड, बंगाल पार्टीशन और इन चीजों की वजह से क्या हुआ,
अब हमें भारतीय चाहिए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी, तो हमने ब्रिटिशर्स के सामने ऐसी डिमांड रखी और फिर ब्रिटिशर्स इन रिप्लाई अपॉइंटेड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज द फर्स्ट वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, जो कि एक लॉ मेंबर थे। ये क्या थे? ये लॉ मेंबर थे जिनको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया। पहला भारतीय कौन था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में था? तो वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आपको ये ध्यान रखना है, दिस कैन बी ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ जो मैंने आपको दिनकर राव, राजा दिनकर सर दिनकर राव, महाराजा पटियाला और राजा बनारस का बताया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान रखना है। वो उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मौजूद थे, ये इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला मेंबर था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी पहले मेंबर थे। अब यहां पे क्या हुआ, इन्होंने एक बड़ा गेम खेला ब्रिटिशर्स ने। इन्होंने देखा भाई कि भाई इस भारत देश में तो क्या है, दो कम्युनिटी, यहां पे मुस्लिम लीग भी बन गई, बंगाल बंग भी हो गया, दो में डिवाइड हो गया। तो इनमें आपस में क्या है, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसको हम बोलते हैं कि भैया हमारे को ब्रिटिशर्स की वजह से डिवाइड एंड रूल हुआ या हमारे को पार्टीशन झेलना पड़ा, पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही मतभेद थे। हम यहाँ पे जो रह रहे थे, वी वर को एग्जिस्टिंग, बट हमारे अंदर प्रेम की भावना कम थी, नफरतों की भावना ज्यादा थी। किस वजह से? क्योंकि हमारे दोनों के रिलीजन ही, उसके पीछे भी कारण है। हमने जो ये रिलीजन बनाए हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो दोनों ही विपरीत हैं, वो दोनों ही विपरीत हैं। अब जब दोनों मान्यताएं विपरीत होंगी, कोई बोल रहा है मांस खाओ, कोई बोल रहा है मांस मत खाओ, क्लियर बात है, कोई बोल रहा है चलो तो आप दारू पी लो, कोई बोल रहा है आपको दारू पीना बिल्कुल पाप है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीजें थी जो दोनों के एंटी थी। वो गाय काट रहे हैं, हम गाय को पूजा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हमारे, क्योंकि हमारे रिलीजन, हमारी जो कम्युनिटी है वो विपरीत है, इस वजह से हमें हमेशा से भेदभाव रहा है। ये आपको समझने की जरूरत है। आपको कोई लोग बोल रहे हैं कि ये भेदभाव नहीं थे पहले या अब हुए हैं या ब्रिटिशर्स ने लाए हैं, नहीं भैया, राइट फ्रॉम द डे वन ये भेदभाव हमारे यहां थे। जब भी हमारा इंटीग्रेशन हुआ है तो वो पीसफुल इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, क्लियर है बात। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाया। ब्रिटिशर्स ने बोला भाई ये तो आपस में वैसे ही लड़ रहे हैं, ये तो वैसे ही इनके एक दूसरे को मारने पे तुले, तो हम क्यों नहीं इसका फायदा उठाते। हम एक बहुत बढ़िया फायदा उठाते हैं। हम क्या करते हैं, हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं ताकि हमारा कंट्रोल बना रहे। जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो इनका फोकस हमारे पे नहीं आएगा, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे, हम इन दोनों को ही लड़ा देते हैं। तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई। तो डिवाइड एंड रूल का मतलब ये नहीं है कि यार इन्होंने तो प्रेम वाले घर को आके तोड़ दिया, प्यार से रह रहे थे एकदम और उन्होंने घर तोड़ दिया, ऐसा नहीं था। हम थे नफरतों में जी रहे थे, हम साथ जी रहे थे, पर कहीं ना कहीं हमारे बीच में मनमुटाव थे। उसका फायदा, उस चिंगारी दे दी इन्होंने, उस चिंगारी को आग दे दी इन्होंने बेसिकली। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फिर ये लिया है और इन्होंने बोला कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का क्या है, गिव सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स। अब जहां पे ये लोकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा था, जैसे आपने सुना कि जमींदार आ रहे थे या यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे थे, म्युनिसिपैलिटी रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, तो इसमें जो मुस्लिम समुदाय था इनके लिए इन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। इस इलेक्टोरेट को ये आगे जाके और फर्दर डिवाइड कर देते हैं। आप इसको आगे वाले एक्ट्स में पढ़ोगे तो इसमें सिख को भी अलग मिल जाता है, क्रिश्चियंस को भी अलग मिलता है, सबको अलग अलग समुदाय को, इवन शेड्यूल ट्राइब के लिए भी इन्होंने प्रपोज किया था कि इनको भी अलग रिप्रेजेंटेशन दो, इनका इलेक्शन भी अलग हो। ये बिल्कुल बंटवारा करना चाहते थे सब में, क्योंकि हम सब में भेदभाव थे। हालांकि उनमें इतने भेदभाव नहीं थे, इसलिए हम उनसे जुड़े रहे, और यहां से हमारे भेदभाव कुछ ज्यादा थे, तो हमारा पार्टीशन भी, दिस लेड टू आवर पार्टीशन ऑल्सो, ठीक है। तो इन्होंने मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया और इसको बोला लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। इसको क्यों बोला गया लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म? क्योंकि इसमें क्या था, मुस्लिम मेंबर्स और इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स ओनली। तो अगर कोई एरिया है, सपोज कोई भी एरिया है, वहां पे 10,000 की जनता है, 10,000 की जनता है सपोज एक एरिया की, उसमें से अगर अधिकतर मुसलमान है, सपोज 8,000 मुसलमान है और 2,000 बिलोंग टू अदर कम्युनिटीज, ऐसे कई एरिया हुआ करते थे, जैसे कश्मीर हो गया, जैसे आपके जहां पे मुसलमान समुदाय ज्यादा था, या आपके बंगाल में मुसलमान समुदाय था, ईस्ट बंगाल जो था आपका, उस एरिया में ऐसे काफी सारे एरिया थे जहां पे मुसलमान समुदाय ज्यादा था। तो उस मुसलमान समुदाय इलाके में क्या बोला गया, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, यहाँ पे हिंदू वोट नहीं करेगा, यहाँ पे खड़ा होने वाला जो इलेक्शन में खड़ा होगा वो भी मुस्लिम होगा और जो वोट देगा वो भी मुस्लिम होगा। हिंदू है उसकी कोई बात नहीं रखी जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल हियर आर मुस्लिम्स, तो इन्हीं के बेस पे आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब इससे क्या हुआ, जो 2,000 लोग थे ना, ये जो दूसरे कम्युनिटी के थे, इनमें आग सुलगने लग गई कि यार मेरे यहाँ का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है लेकिन मेरा ही सही नहीं ले रहे, मेरी आवाज नहीं ले रहे, ये तो मुसलमान को ही बना रहे। तो इस तरीके से नफरतें और बढ़ती गई। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या समझना, नफरतें थी जब भी उनको बढ़ाया गया, ठीक है। ये ऊपर एक पॉइंट मैंने आपको बोला, प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन हर एरिया से आने लग गया था।
उसमें भी इन्होंने क्या करा, उस लोकल रिप्रेजेंटेशन को दो में तोड़ दिया, मुस्लिम इलेक्टोरेट अलग कर दिया और बाकी जनरल कर दिया। क्लियर है बात? तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम बोलते हैं मौल्य मिंटो रिफॉर्म्स। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलेंगे। पहले यहां तक की कहानियां है, सपोज आपको समझ में आ चुकी हो, आपको आ गई हो, नहीं हो तो प्लीज रिवाइंड द वीडियो। कोई भी पॉइंट हो, एक पूरी थ्रेड की तरह इसको पढ़ो, राइट फ्रॉम 1773 या राइट फ्रॉम व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेप्ड इनटू इंडिया। जब से आप इसको पढ़ना चालू करो और एक कहानी की तरह पढ़ो और उसको इमेजिन करो कि उस टाइम कैसा सिनेरियो हुआ करता था, उस टाइम कैसे लोग थे, उस टाइम क्या सोच इस देश में चल रही थी, ब्रिटिशर्स की क्या सोच थी, तो आपको ये समझने में, आपको ये पढ़ने में भी आसान लगेगा। साथ ही साथ आज हमारा देश ऐसा है तो क्यों है, क्या वजह है, हम भारत पाकिस्तान रोते रहते हैं, दिन भर हम लड़ाई करते रहते हैं, या हमारा क्रिकेट मैच भी होता है उसमें भी हम इतनी नफरतें घुसा देते हैं जिसकी कोई हद नहीं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इनको समझने का आपको दिमाग, विजडम डेवलप, प्रूडेंस डेवलप करनी पड़ेगी। और वो कैसे आएगी? जब इन पढ़ाई, ये जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, इनको आप ढंग से डिटेल में पढ़ोगे, इनको पूरी डीप तक जाके कीन इंटरेस्ट लेके इसको समझोगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये इसलिए पढ़ना भी जरूरी है, जिससे आप बेहतर नागरिक होगे। आप ऐसी बेवकूफियां नहीं करोगे जो कि लोग बिना पढ़े वाली बेवकूफियां कर रहे हैं। क्लियर है? चलो, सो अप टू 1909 वी हैव कवर्ड। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल बी कवरिंग 1919 और पूरा क्राउन रूल हम कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू सो मच।